मैंने एक पागलपन की हद तक जुनूनी प्रेमिका से शादी की और एक बेटी को जन्म दिया जो बिल्कुल वैसी ही जुनूनी है। माँ और बेटी दोनों लगातार मेरे प्यार की परीक्षा लेने के लिए तरसती हैं। वे एक और आदमी को घर ले आईं, उसे असीम स्नेह दिखाने का नाटक करते हुए, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या मैं उनके लिए ईर्ष्या से जल उठता हूं। हालांकि वे हर बार मेरी आंखों में दर्द देखकर डर जाती हैं। छाया में उनकी उंगलियां उत्तेजना से कांपती हैं। मैं उनके विकृत खेलों से पूरी तरह वाकिफ हूं, फिर भी मैंने कभी उनका पर्दाफाश नहीं किया। बस चुपचाप इस हास्यास्पद तमाशे में साथ निभाता रहा। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन तक लू यानजी और मैं दोनों एक दुर्घटना में घायल हो गए। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर के चेहरे पर गंभीर भाव थे। दोनों मरीजों की बाहें बुरी तरह चकनाचूर हो चुकी हैं, लेकिन अभी के लिए सर्जन केवल एक ही व्यक्ति की पुनर्निर्माण सर्जरी कर सकता है। जो दूसरे नंबर पर जाएगा उसे स्थायी विकलांगता का खतरा है। जब मेरी चेतना अभी भी धुंधली थी, मैंने अपनी बेटी शेन यू की बचकानी लेकिन दिल दहला देने वाली आवाज सुनी। मां, चलो पहले अंकल लू को बचाते हैं। अगर पिताजी का हाथ बर्बाद हो गया तो वे बाहर जाकर पियानो कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे। इस तरह पिताजी के पास हमारे साथ रहने के लिए ज्यादा समय होगा। क्या तुम नहीं चाहती कि पिताजी को हर वक्त देख सको मां, ताकि उनकी पूरी दुनिया सिर्फ हम हो? शेन चिंगली बहुत देर तक चुप रही। आखिरकार वह बोली, पहले लू यानजी को बचाओ। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे सालों के धैर्य का अंत इतनी क्रूरता से होगा। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे दिमाग में आखिरी ख्याल यही था कि जब मैं जागूंगा तो उन दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। जब मैं जागा, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी बहुत देर से हुई। मेरी बांह कभी भी अपना मूल कार्य वापस नहीं पा सकेगी। मेरा पियानो करियर प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। इस बीच अपनी भूमिका निभाने के लिए शेनचिंग और शेन युलू यानजी की देखभाल के लिए उसके पास रहीं। वे एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आईं। बिना कोई हंगामा किए मैं चुपचाप कुछ दिन अस्पताल में रहा। घर लौटने के बाद सबसे पहले मैंने एक वकील से संपर्क किया। मैंने तलाक का समझौता तैयार किया। फिर मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने अपने जन्मदिन वाला पासवर्ड डाला, उस कमरे का दरवाजा खोला जिसमें उन दोनों ने मुझे कभी घुसने नहीं दिया था। मेरी आंखों के सामने एक कमरा था जो दीवारों, मेजों पर मेरी तस्वीरों से भरा पड़ा था। यहां तक कि बंद अलमारियों के अंदर भी हर तरफ मेरी ही छवि थी। सब कहते थे कि शेन माँ बेटी मुझसे कभी प्यार नहीं करती थीं, लेकिन केवल मैं जानता था कि वे मुझे एक रुग्ण हद तक प्यार करती हैं। मेरी दादी और शेनचिंग की दादी गहरी सहेलियां थीं। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मुझे शेन परिवार में लाया गया। जब मैं पहली बार शेनचिंगली से मिला, वह लड़की सीढ़ियों पर खड़ी मुझे नीचे से देख रही थी। उसकी नजर पाले जैसी ठंडी थी। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। मैंने कई सालों तक उसका पीछा किया, लेकिन उसने कभी मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की जहमत नहीं उठाई। शेन दादी के अनुरोध पर शादी करने के बाद भी वह हमेशा मुझसे उदासीन रही, जब तक कि एक दिन मैं गलती से इस कमरे में नहीं चला गया और उसका सबसे गहरा राज नहीं खोज लिया। यह औरत जो मुझसे हमेशा इतनी रूखी रहती थी, पता चला कि वह बहुत लंबे समय से मुझसे प्यार करती थी। दिन में ठंडी और अलग थलग, लेकिन देर रात में वह मुझे जुनून से निहारती और मेरे होंठों को जोश से चूमती। और हमारी बेटी शेन यू, केवल 5 साल की, फिर भी बिल्कुल अपनी मां जैसी। बाहरी तौर पर वह मुझे अनदेखा करती है, लेकिन मेरी पीठ पीछे वह चुपके से मेरे बालों का हर एक धागा इकट्ठा करती है। वे मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन वे रुग्ण रूप से मेरे पूर्ण ध्यान की लालसा रखती हैं। इसलिए वे जानबूझकर मेरे प्रति ठंडी रहती थीं। यहां तक कि जानबूझकर लू यानजी को इस नाटक में लाईं, सिर्फ मुझे ईर्ष्यालु देखने के लिए, मेरा दिल टूटता देखने के लिए, और फिर अपने दिलों में चुपके से खुश होने के लिए। मैं सच्चाई जानता था, लेकिन मैंने कभी पर्दाफाश नहीं की। मैंने सोचा कि अगर मैं काफी धैर्य रखूं तो एक दिन मैं उनकी बीमारी ठीक कर सकता हूं। अस्पताल में पहले लू यानजी को बचाओ वाले शब्दों तक ने मुझे पूरी तरह से एहसास करा दिया। कुछ प्यार तय ही एक पिंजरा होते हैं। मैंने अपना सारा सामान कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसमें वह शादी की अंगूठी भी शामिल थी जो मैंने 5 साल पहनी थी। जैसे ही मैंने काम खत्म किया, एक बुगाटी धीरे धीरे आंगन में दाखिल हुई। शेन चिंगली और शेन युलू यानजी को घर ले आईं। वे गाड़ी से उतरी, हमेशा की तरह मुझे अनदेखा करते हुए। शेन यू ने अपना छोटा चेहरा ठंडा रखते हुए नौकरों को आदेश दिया, अंकल लू अभी अभी अस्पताल से निकले हैं। उनकी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। उन्हें कुछ समय यहां रहना होगा। जाओ, सबसे अच्छा अतिथि कक्ष साफ करो। इसे मालिक के मानकों के अनुसार तैयार करो। ये शब्द कहते हुए मां और बेटी दोनों बार बार मेरी ओर चोरी से देख रही थीं। मेरे चेहरे पर ईर्ष्या या दिल के दर्द की तलाश कर रही थीं। अगर पहले होता तो मेरा दिल जरूर टुकड़े टुकड़े हो गया होता, लेकिन अब मैं उनके लिए एक और आंसू नहीं बहाऊंगा। उनकी अपेक्षा के अनुसार कोई प्रतिक्रिया न देखकर उनके चेहरे थोड़े उदास हो गए, लेकिन उन्हें लगा कि उनका अभिनय अच्छा नहीं था। इसलिए वे लू यानजी को विला के अंदर ले जाने में जुट गईं ताकि अपना छोटा सा नाटक जारी रख सकें।
लू यानजी ने सचमुच घर के मालिक की तरह व्यवहार किया, सफेद गुलाबों की शिकायत करते हुए। ये फूल सुंदर हैं, लेकिन ये विला के लिए ठीक नहीं है। लाल गुलाब बेहतर रहेंगे। शेनचिंग ने तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि मेरे लगाए सफेद गुलाबों को उखाड़ दो और उनकी जगह चमकीले लाल गुलाब लगाओ। एक पल बाद उसने शिकायत की कि पर्दे बहुत गहरे रंग के हैं। बिना कुछ कहे मां और बेटी ने मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से सजाए गए घर को तब तक बदल दिया जब तक वह पहचानने लायक नहीं रहा। मैंने पूरे समय उदासीन रवैया बनाए रखा। लुयांजी ने बनावटी बेचैनी दिखाई। मैं तो बस कुछ दिन रुक रहा हूं, फिर भी मैंने इतना कुछ बदल दिया। मुझे आश्चर्य है कि कहीं श्रीमान जांग नाराज तो नहीं है, शेनचिंग ने रूखेपन से कहा। उसकी राय की परवाह मत कर। रात के खाने के समय नौकर खाना लेकर आ। वे दोनों लू यानजी के आसपास मंडराती रहीं। शेनचिंगली ने उसके लिए झींगे छीले। शेनयू ने उसके लिए सूप निकाला, मानो मैं कोई भूत हूं। मैं खोया हुआ सोच रहा था। जैसे ही मैंने मछली के सूप का एक घूंट लिया, अचानक मछली का एक बड़ा कांटा मेरे गले में फंस गया। मेरे चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। मेरी उंगलियों ने मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। यह देखकर मां और बेटी के चेहरे तुरंत घबरा गए, सहज रूप से मेरी ओर दौड़ने वाली थी। लेकिन तभी लू यानजी ने भी अपनी गर्दन पकड़ ली। उसके चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा दिखी। मेरे गले में भी कांटा फंस गया है। वे ठिठक गईं। उनकी आंखों में संघर्ष भरा। आखिरकार उन्होंने नाटक जारी रखने का फैसला किया। शेनचिंग ने लू यानजी को सिरका पीने को दी। शैन यू ने नौकरों से निजी डॉक्टर ढूंढने का आग्रह किया। मेरी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। मैंने बुरी तरह से कांटा निगलने की कोशिश की, लेकिन नुकीले कांटे ने मेरा गला फाड़ दिया। खून का एक फव्वारा छूटा। मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मैं फिर से जागा, मैंने शेनचिंगली और शैन यू को अपनी पीठ मेरी ओर किए हुए सुना। नौकरों पर चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। यह मछली का सूप किसने पकाया? तुमने लगभग मालिक को मार ही डाला था। बाहर निकलो तुम सब। मैंने मुश्किल से खुद को उठने को मजबूर किया। मेरी आवाज थी, उन्हें नौकरी से मत निकालो। वे दोनों अचानक पलटी। मैंने बिना किसी भावना की लहर के उन्हें देखा। जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, वे हैं जो मुझे मरने देती हैं। नौकरों को दोष क्यों देना? शेनचिंग का चेहरा साफ तौर पर बदल गया। तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। हम ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि यानजी के लिए कर रहे हैं। मैंने थकान से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम कब तक नाटक करती रहोगी? तुमने क्या कहा? मां और बेटी ने एक साथ त्योरियां चढ़ाईं, जैसे उन्होंने मुझे साफ नहीं सुना। जैसे ही मैंने आगे कहने को मुंह खोला, खानसामा दौड़ता हुआ आया। मैडम, श्रीमान लू जाग गए हैं। वे आपको बार बार बुला रहे हैं। शेन चिंगली और शेन यू ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर चली गई। खुद आराम कर लो, हम यानजी की देखभाल करने जा रहे हैं। यह कहकर वे बिना पीछे मुड़े चली गईं, सीधे लू यानजी के कमरे की ओर। उसके बाद के दिनों में उन्होंने लू यानजी को और भी ज्यादा लाड प्यार दिया। शेन चिंगली ने उसे अपने हाथों से दवा पिलाई। शेन यू ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, लगातार उससे बातें करती रही। मैं अच्छी तरह जानता था कि वे मेरे फायदे के लिए अभिनय कर रही थीं, लेकिन मुझे बहुत पहले ही परवाह करना बंद हो गया था। उस दिन तक जब लू यानजी की पार्टी थी, शेन विला को बहुत ही शानदार ढंग से सजाया गया था। मेहमान हैरान थे कि शेन परिवार लू यानजी को कितना ऊंचा दर्जा देता है। सीईओ शेन वास्तव में श्रीमान लू की कितनी परवाह करती हैं। सचमुच श्रीमान जांग की शादी को बरसों हो गए, फिर भी सीईओ शेन ने कभी उनके लिए जन्मदिन की पार्टी नहीं रखी। उनकी अपनी बेटी भी केवल लू यानजी से लिपटी रहती है। श्रीमान जांग सचमुच एक असफल व्यक्ति हैं। भीड़ की फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंची। मैं आत्मनिंदा से हंसा। यह सही है, मैं वास्तव में एक असफल हूं। किसने सोचा होगा कि वे मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हैं? फिर भी वे इसे इस तरह व्यक्त करने पर अड़ी हैं। हॉल के बीचों बीच लू यानजी ने एक ऊंचे दर्जे का सिला हुआ सूट पहना था। बिल्कुल घर का असली मुखिया लग रहा था। शैन चिंगली और शैन यू ने सुरक्षात्मक रूप से उसे घेर रखा था। उन्होंने उसे महंगे उपहार दिए, उसके साथ मोमबत्तियां बुझाईं और शुभकामनाएं मांगी। फिर भी उनकी नजरें बीच बीच में मेरी ओर जाती रहीं, मेरे चेहरे पर ईर्ष्या या दुख की एक झलक पकड़ने की कोशिश में। लेकिन मैं बस एक अंधेरे कोने में चुपचाप बैठा रहा। मेरी अभिव्यक्ति पूरी तरह उदासीन, मानो इस सब का मुझसे कोई लेना देना ही ना हो। उनके चेहरे उत्तरोत्तर सख्त होते गए। श्रीमान जांग, लू यानजी ने अचानक कहा। उसकी आवाज कोमल थी। आपने मेरे लिए क्या उपहार तैयार किया है? मैंने ऊपर देखा। मैंने कुछ तैयार नहीं किया। लू यानजी पीछे नहीं हटा, दयनीय दिखने का नाटक करते हुए। मेरे जन्मदिन के लिए कोई उपहार कैसे नहीं हो सकता? उसने दुखी होने का अभिनय किया। क्या आप मेरे यहां रहने का स्वागत नहीं कर रहे? जैसे ही उसने बोला, उसकी नजरें मेरे गले के जेड पेंडेंट पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। यह पेंडेंट कितना सुंदर है। कैसा रहेगा अगर आप इसे मुझे जन्मदिन के उपहार के रूप में दे दें? मैंने त्योरियां चढ़ाईं, सहज रूप से जेड को कसकर पकड़ लिया। नहीं। लू यानजी की आंखें तुरंत आंसुओं से भर आईं। मदद के लिए उनकी ओर देखा। उतारो इसे। शेनचिंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। शैनयू और भी तिरस्कारपूर्ण हो गई। यह तो बस एक पुराना घिसा पिटा जेड है।
चूंकि अंकल लू को यह पसंद है, बस उन्हें दे दो। पिताजी इतने कंजूस क्यों हो? यह कोई साधारण जेड का टुकड़ा नहीं है। मेरी आवाज कांपने लगी। शेनचिंगली आगे बढ़ी और हार छीन लिया। डोरी मेरी गर्दन पर कस गई, एक लंबी लाल रगड़ छोड़ गई। चुभन भरा दर्द तीव्र था। क्या श्रीमान जांग सचमुच जेड का एक टुकड़ा देने में इतने अनिच्छुक हैं? ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बाद में एक वैसा ही खरीद दूंगी। कोई भी समान टुकड़ा इसकी जगह नहीं ले सकता, मैंने कांपती आवाज में कहा। यह मेरी दादी द्वारा छोड़ी गई विरासत है। शेनचिंगली एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन जल्दी ही अपने ठंडे व्यवहार पर लौट आई। मृतक जीवित नहीं हो सकते। तुम्हें इन पुरानी चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए, तभी तुम दर्द से उबर सकते हो। जैसे ही उसने जेड लू यानजी को दिया, मैंने साफ देखा कि उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। शेन यू ने जोड़ा, बिल्कुल पिताजी, आप बस बहुत जिद्दी हैं। मैं पूरी तरह टूट चुका था। क्या वे सचमुच इतना क्रूर अभिनय कर सकती हैं? क्या उनका प्यार सचमुच मुझे पीड़ित देखने की चाहत है? मैं उसे वापस छीनने ही वाला था कि लू यानजी के हाथ से गलती से वह फिसल गया। क्रैक! जेड गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। मेरी पुतलियां सदमे से सिकुड़ गईं। मैं उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका। तुम क्या कर रहे हो? लू यानजी ने घबराहट का नाटक किया। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मुझे इसे ठीक करने में मदद करने दो। दूर हटो। मैंने उसे धक्का देकर अलग किया, कांपते हुए टुकड़ों को अपनी हथेली में समेट लिया। टूटे जेड के नुकीले किनारों ने मेरे मांस को गहराई से काट दिया, लेकिन वह दर्द मेरे दिल की पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं था। मैं अपने कमरे में वापस जाने को मुड़ा, लेकिन शेनचिंगली ने मुझे रोक दिया। यह कैसा रवैया है? यह तो बस जेड का एक टुकड़ा है। अगर टूट गया तो टूट गया। तुमने यानजी को धक्का क्यों दिया? मैं उनसे एक और शब्द नहीं कहना चाहता था। मैं उनके पास से खिसककर सीधे ऊपर चला गया। अपने कमरे में मैंने टुकड़ों को वापस जोड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे मैंने इसे जोड़ने की कितनी भी कोशिश की, दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। ठीक वैसे ही जैसे मेरा शेन मां बेटी के साथ रिश्ता, जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने एक गहरी सांस ली। बाहर जाकर कोई कुशल कारीगर ढूंढने का फैसला किया जो इसे ठीक कर सके। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, लू यानजी पहले से ही ठीक बाहर खड़ा था। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट विजयी मुस्कान खेल रही थी। अब तुम्हें मेरी अहमियत समझ आ गई होगी, यहां तक कि तुम्हारा सबसे कीमती खजाना भी। मेरे एक कहने पर वे इसे छीनकर मुझे देने को तैयार हैं। वह करीब झुका, अपनी आवाज धीमी करते हुए। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी ही हट जाओ। उसका असहनीय रूप से आत्मसंतुष्ट चेहरा देखकर मुझे अचानक यह बहुत हास्यास्पद लगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या शेनचिंग और शेनयू जानती हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने नाटक के लिए चुना है, उसका लालच इतना गहरा है। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो अपनी जगह नहीं जानता। लू यानजी का चेहरा अचानक बदल गया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता चल गया? मेरा आगे बहस करने का मन नहीं था। उसे धक्का देकर निकलने वाला था, लेकिन लू यानजी ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। वहीं रुको, साफ साफ समझाओ। जाने दो। मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया। मैंने साफ तौर पर ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन लू यानजी ने ऐसे अभिनय किया जैसे उसे जानलेवा धक्का दिया गया हो। उसने अपना संतुलन खो दिया और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। एक तीखी चीख गूंजी। लू यानजी सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। उस जोरदार धमाके ने शेनचिंगली और शेनयू का ध्यान खींचा। वे दौड़ती हुई आईं। शेनचिंगली ने तुरंत लू यानजी को गोद में उठा लिया, जो फैला हुआ पड़ा था। क्या हुआ? लू यानजी ने खून से लाल आंखों से कहा। मैं तो बस जेड के बारे में माफी मांगना चाहता था, लेकिन उन्होंने न केवल स्वीकार नहीं किया, बल्कि मेरा अपमान किया और मुझे बाहर निकलने को कहा। उन्होंने कहा वे मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहते, खासकर तुम दोनों को मेरे पास नहीं चाहते। यह सुनकर उनकी आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उनके होंठ अनजाने में थोड़े मुड़ गए, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को रोक लिया। गंभीर दिखने की कोशिश की। शेनचिंगली ने नौकरों को आदेश दिया कि यानजी को जांच के लिए ले जाओ। फिर वह ठंडी नजरों से मेरी ओर देखने को मुड़ी। वह बोली, तुम्हें हाल ही में परेशानी से दूर रहते देखकर मुझे लगा तुमने आखिरकार सहनशीलता सीख ली। लगता है वह सब झूठ था। चूंकि तुमने यानजी को धक्का देने की हिम्मत की, तुम्हें अपने कामों की कीमत चुकानी होगी। उसने अंगरक्षकों को इशारा किया। इसे तीसरी मंजिल पर खींच कर ले जाओ और मेरे लिए नीचे फेंक दो। वे शब्द मेरे दिल पर एक भारी हथौड़े की तरह लगे। मेरी आंखें फैल गईं। मेरी आवाज कांप रही थी। शेनचिंगली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने उसे धक्का नहीं दिया। वह खुद नीचे गिरा। तीसरी मंजिल इतनी ऊंची नहीं है, उसने रूखेपन से जवाब दिया। मैं बस चाहती हूं कि तुम्हें यानजी की पीड़ा का थोड़ा स्वाद मिले, ताकि तुम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत न करो। अंगरक्षकों ने मेरी बाहें कसकर पकड़ ली। मैंने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन व्यर्थ। जब मुझे तीसरी मंजिल पर घसीटा गया तो मैं निराशा में चिल्लाया, शेनचिंगली, शेनयू, तुम दोनों को इसका पछतावा जरूर होगा।
जब मेरा शरीर जोर से संगमरमर के फर्श पर जा गिरा, ठीक विला के आंगन के बीचों बीच, मैंने साफ तौर पर अपनी हड्डियों के टूटने की सूखी चटक सुनी। तीव्र पीड़ा ने तुरंत मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। मेरे मुंह के कोनों से ताजा खून रिसने लगा। मेरी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होती गई। अपनी बेहोशी में मैंने शेनचिंगली और शेनयू को कुछ दूरी पर टिमटिमाती रोशनियों के नीचे खड़े देखा। उनके होंठों पर एक दबी हुई मुस्कान तैर रही थी। मां, शेनयू ने धीरे से फुसफुसाया। पिताजी आखिरकार हमारे लिए फिर से ईर्ष्या कर रहे हैं। उसकी आंखें चमक रही थीं। पिताजी वाकई हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूं। शेनचिंगली ने बच्ची के सिर पर कोमलता से हाथ फेरते हुए कहा। मैं भी बहुत खुश हूं। उनकी बातचीत सुनकर मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे किसी ने बेरहमी से आधा फाड़ दिया हो। मेरा दर्द, उनकी क्रूरता, उनकी नजरों में बस मेरे प्यार को साबित करने का एक खेल अंधेरा ज्वार की तरह अंदर घुस आया। आखिरकार मैं और सहन नहीं कर सका। पूरी तरह बेहोशी में डूब गया। जब मैंने फिर आंखें खोलीं, मेरे सामने अस्पताल की चकाचौंध करने वाली सफेद फ्लोरोसेंट रोशनी थी। मेरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे पहियों से कुचला गया हो। दर्द मेरी मज्जा में गहराई तक समाया हुआ था। नर्स मेरी दवा बदल रही थी। मुझे जागा देखकर वह जल्दी से आई। आप जाग गए? आपको कैसा लग रहा है? मैंने अपने होंठ हिलाने के लिए संघर्ष किया। मेरा गला ऐसे सूखा था जैसे आग से झुलस गया हो। मुझे यहां कौन लाया? एक मां और बेटी। नर्स ने आईवी ड्रिप समायोजित करते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। शायद आपकी पत्नी और बेटी। वे दोनों बहुत खूबसूरत हैं। वह बकबक करती रही। जब वे आपको लेकर आईं तो वे आपके लिए बहुत डरी हुई लग रही थीं। उन्होंने इस पूरी मंजिल को आरक्षित करने के लिए भुगतान भी किया और पूरी रात आपके बिस्तर के पास रहीं। मेरी उंगलियां थोड़ी कांपी। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ इसे दबोच रहा हो। तो यह फिर से ऐसा ही है। साफ तौर पर अंदर से वे इतनी व्यथित हैं, फिर भी बाहरी तौर पर उन्हें एक ठंडा भाव बनाना होगा। यह वास्तव में पूरी तरह हास्यास्पद है। लेकिन एक अजीब बात है, नर्स ने आगे कहा। डॉक्टर ने अभी अभी कहा कि आप जागने वाले हैं और वे तुरंत जल्दी से चली गईं। शायद किसी और मरीज के कमरे में गई हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें बुलाऊं? मैंने आंशिक रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। थके हुए सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं। मैं उनके खेलों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। वे जरूर लू यानजी के कमरे में अपना प्रदर्शन जारी रखने गई हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने खुद की देखभाल करने का प्रबंध किया। चुपचाप अपनी चोटों का इलाज करता रहा जब तक कि मेरी छुट्टी का दिन नहीं आ गया। वकील मेरे लिए तैयार किया गया तलाक का समझौता लाया। मैंने ध्यान से प्रत्येक खंड की समीक्षा की। कोई समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद मैंने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। जैसे ही मैंने अस्पताल के गलियारे में वहीं सभी छुट्टी की प्रक्रियाएं पूरी की, मेरा सामना शेनचिंगली और शेनयू से हुआ। वे भी लू यानजी की छुट्टी कराने में मदद कर रही थीं। उन्होंने उसे दोनों ओर से सुरक्षित किया। शेनचिंगली खुद उसके बैग ले जा रही थी, जबकि शेनयू दयालुता से उसका कोट पहनने में मदद कर रही थी। मैं वहीं ठिठक गया, हाथ में तलाक के समझौते को कसकर पकड़े हुए। मैंने एक गहरी सांस ली और सीधे आगे बढ़ा। कागज को शेनचिंगली के सामने पकड़ा। इस पर हस्ताक्षर करो। शेनचिंगली ने त्योरियां चढ़ाईं और पूछा, यह क्या है? लू यानजी ने उसके पास खड़े होकर कोमल आवाज में कहा, यह शायद बस छुट्टी की कागजी कार्रवाई है। संभवतः परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर की जरूरत है। उसने शेनचिंग की बांह को धीरे से खींचा, समझदार होने का नाटक करते हुए। चिंगली, हस्ताक्षर कर दो। मेरा सिर थोड़ा चक्कर खा रहा है। मैं जल्दी घर जाकर आराम करना चाहता हूं। शेनयू ने भी अपने छोटे चेहरे से ऊपर देखा, चिंता का नाटक करते हुए। मां, कृपया जल्दी हस्ताक्षर करो, अंकल लू की तबीयत ठीक नहीं है। तब जाकर शेनचिंगली ने कलम उठाई। सामग्री पर एक नजर डाले बिना उसने सीधे अपने नाम के हस्ताक्षर कर दिए। फिर वह शेनयू और लू यानजी को लेकर चली गई। मुझे एक भी नजर देने की जहमत नहीं उठाई। मैं बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। महसूस कर रहा था जैसे मेरा दिल चुरा लिया गया हो। लेकिन अजीब बात है, अब इसमें कोई दर्द नहीं रहा। बस 1 महीने की सुलह अवधि और मैं तलाक का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता हूं। जैसे ही मैं अस्पताल के गेट से बाहर निकला, एक लिमोजीन रोल्स रॉयस धीरे धीरे मेरे सामने आकर रुकी। गाड़ी की खिड़की नीचे लुढ़की। लू यानजी ने अपना सिर बाहर निकाला। श्रीमान जांग, चूंकि हम यहां मिल ही गए हैं तो साथ में वापस चलते हैं। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। पिछली सीट से 2 बहुत हल्की गला साफ करने की आवाजें आईं। शेनचिंगली और शेनयू ने एक साथ त्योरियां चढ़ाईं। उनकी नजरें अनजाने में मेरी ओर बह गईं। लू यानजी ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकला, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। पिछली बार जो हुआ उसे दिल पर मत लो। भले ही तुमने मुझे धक्का दिया, तुम्हें उसकी सजा पहले ही मिल चुकी है। बस इसे जाने दो।
वह बोलते हुए मुझे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लाया। मैं जानता था कि यह निश्चित रूप से मां और बेटी की इच्छा थी। वे मुझे करीब चाहती हैं लेकिन इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती, इसलिए वे लू यानजी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करती हैं। यह वाकई एक दिल तोड़ने वाली विडंबना है। गाड़ी चलने लगी। गाड़ी के अंदर एक दमघोंटू चुप्पी भर गई। शेन चिंगली ने व्यक्तिगत रूप से लू यानजी के लिए गर्म पानी डाला। शेन यू ने स्नेहपूर्वक उसे बाहरी कोट पहनने में मदद की। उनकी हर हरकत पूरी तरह तालमेल में थी। फिर भी उनकी नजरें कभी मेरी ओर झांकना बंद नहीं कर रही थीं, जैसे मेरे चेहरे पर ईर्ष्या या पीड़ा का कोई निशान देखने की प्रतीक्षा कर रही हूं। लेकिन मैं चुप रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा। मेरी आंखों में केवल एक मृत धूसर रंग बचा था। गाड़ी की खिड़की ने मेरे पीले चेहरे के साथ साथ उन दोनों के बेचैन व्यग्र चेहरों को प्रतिबिंबित किया। अचानक एक गरजदार दुर्घटना हुई। पूरी गाड़ी जोर से हिली। मेरा सिर जोर से आगे की सीट के पिछले हिस्से से टकरा गया। मेरे सामने सब कुछ तुरंत पूरी तरह काला हो गया। उसी पल जैसे मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी। मैंने बहुत साफ देखा कि शेनचिंग और शेन यू दोनों एक साथ मेरी ओर झपटी। उनकी बाहें पहले से ही आधी फैली हुई थीं, लेकिन पलक झपकते ही जब हमारी नजरें मिलीं, उन्होंने अचानक और निर्णायक रूप से दिशा बदली और लू यानजी को बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल अब तक पूरी तरह ठंडा हो चुका था। ड्राइवर ने पागलों की तरह माफी मांगी। शेनचिंगली और शेन यू ने भी जल्दी से जांच की कि कहीं लू यानजी को कहीं चोट तो नहीं लगी। लू यानजी ने कोमलता से कहा, मैं ठीक हूं, यह सब आप दोनों की मेरी रक्षा करने की वजह से है। फिर वह अचानक आश्चर्य से बोला, अरे श्रीमान जांग चेन की चोटें तो बहुत गंभीर हैं। तब जाकर मां और बेटी ने मुड़कर मेरी ओर देखा। मेरा माथा खून बह रहा था। मेरी बांह कांच के टुकड़ों से कट गई थी और खून बह रहा था। मैं पूरी तरह दयनीय लग रहा था। ड्राइवर ने जल्दी से पूछा कि क्या हमें अस्पताल वापस जाना चाहिए। शेनचिंग का गला थोड़ा हिला। उसकी आंखों ने एक दृश्य आंतरिक संघर्ष दिखाया, लेकिन अंत में उसने ठंडे स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं, लू यानजी को अभी भी आराम की जरूरत है। उसने उदासीन स्वर में मेरी ओर देखा। बस घर जाकर खुद ही दवा लगा लो। शेन यू ने सुर मिलाया, यह सही है, पिताजी खुद संभाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बहुत थक चुका था, इतना थका कि अब दर्द भी महसूस नहीं कर सकता था। विला लौटने के बाद मैंने दर्द सहा और खुद दवा लगाई। अगले कुछ दिनों तक मैंने चुपचाप अपने कमरे में अपने घावों की मरहम पट्टी की। उस दिन तक मैं कचरा बाहर फेंकने गया। जैसे ही मैंने कचरा डिब्बे में डाला, मेरी गर्दन के पीछे अचानक एक तेज दर्द हुआ। बेहोश होने से पहले आखिरी सेकंड में मैंने हमलावर का चेहरा साफ देख लिया। वह शेनचिंग का दुश्मन था। जब मैंने फिर आंखें खोली तो खुद को एक परित्यक्त कारखाने में पाया। मेरा पूरा शरीर मोटी रस्सियों से कसकर बंधा हुआ था। मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता था, और जिसने मेरी त्वचा को और भी रेंगने पर मजबूर कर दिया वह था मेरी कमर पर बंधा एक बम। उलटी गिनती का टाइमर 300 नंबर दिखा रहा था। लू यानजी भी मेरे सामने वाले खंभे से बंधा हुआ था। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हो रहा है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपना सिर नीचे किया और रस्सियों से छूटने की कोशिश की, लेकिन बंधन बहुत तंग थे। मैंने कुछ बार संघर्ष किया। इसके बजाय रस्सियां मेरी कलाइयों में और भी दर्दनाक तरीके से कट गईं। उलटी गिनती सेकंड दर सेकंड टिक टिक कर रही थी। उसी पल कारखाने का दरवाजा जोरदार तरीके से लात मारकर खोला गया। अंधा कर देने वाली धूप अंदर आई। हम दोनों ने एक ही समय पर देखा। दो परिचित आकृतियां अंदर दौड़ती हुई आ रही थीं। वे थीं शेनचिंग और शेन यू। उनके चेहरे अविश्वसनीय रूप से तनावग्रस्त थे। उनकी आंखों ने तेजी से पूरे कारखाने में खोजा, अंततः मुझ पर टिक गईं। शेनचिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। सबसे सहज रूप से वह मेरी ओर झपटी। शेनचिंग, शेन यू! लू यानजी ने अचानक दहशत में चिल्लाया। उसकी आवाज कांप गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। उनके कदम अचानक रुक गए। शेनचिंगली का गला थोड़ा कांपा। उसकी आंखों ने उसकी आंतरिक उथल पुथल को धोखा दिया। शेनयू ने भी अपनी छोटी मुट्ठियां भींच ली। मुझे घूरते हुए लग रहा था किसी चीज को रोकने की बहुत कोशिश कर रही हो। आखिरकार शेनचिंगली ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह मुड़ी और लू यानजी की ओर चली गई। पहले लू यानजी को बचाओ। उसकी आवाज गिर गई, जैसे खुद को समझा रही हो। जांग चेन, बस थोड़ा और इंतजार करो। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ दबोच रहा हो। यह इतना दर्दनाक था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैंने देखा शेनचिंगली और शेन यू जल्दी से लू यानजी को खोल रही हैं, फिर उसे बाहर ले जाने में मदद कर रही हैं। लू यानजी शेनचिंगली के आलिंगन में झुक गया। उसने एक बार मेरी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान खेल गई। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वे सचमुच चली गई थीं। ऐसे जीवन मरण के क्षण में भी उन्होंने अभिनय करना चुना। मैंने अपने दांत पीस लिए और बुरी तरह संघर्ष किया। रस्सी आखिरकार थोड़ी ढीली हुई। मैंने हड्डी तक का दर्द सहा।
थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपनी कलाइयों को बंधनों से बाहर खींच लिया। मेरी त्वचा रगड़कर कच्ची और खूनी हो गई थी, लेकिन मुझे अब दर्द की परवाह नहीं थी। आखिरकार मैंने अपने बंधनों से मुक्ति पा ली। लड़खड़ाता हुआ बाहर की ओर भागा, लेकिन मैं केवल कुछ कदम ही दौड़ पाया था। धमाका! एक बहरा कर देने वाला विस्फोट मेरे पीछे गूंजा। भारी बल ने मुझे हवा में उछाल दिया। मैं जमीन पर जा गिरा। मेरी पीठ ऐसे जल रही थी जैसे आग लगी हो। मेरे कानों में केवल एक घंटी बजने की आवाज थी। मेरी दृष्टि पूरी तरह धुंधली थी। अपनी अधमरी हालत में मैंने शेन चिंगली और शेन यू को लौटते देखा, ऐसे मेरी ओर दौड़ती हुई जैसे वे अपना दिमाग खो बैठी हों। शेन चिंग की आंखें खून से लाल थीं। उसकी आवाज थी, जांग चेन। शेन यू भी रोई, पिताजी। मैं हंसना चाहता था, लेकिन मुझ में मुस्कुराने की भी ताकत नहीं बची थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, अंधेरे में डूबता हुआ। जब मैं फिर से जागा, मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। मेरा पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे कुचला गया हो। नर्स ने मुझे जागते देखा। उसने तुरंत मुझे रोक लिया। हिलिए मत। आपकी अभी अभी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। आपको लापरवाही से नहीं हिलना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट? मेरी आवाज भारी थी। हाँ, आप विस्फोट की चपेट में आ गए थे। आपकी किडनी चकनाचूर हो गई थी। सौभाग्य से आपकी पत्नी ने बिना हिचकिचाहट के आपको एक किडनी दान कर दी। आपकी बेटी ने भी आपके लिए 800 क्यूबिक सेंटीमीटर खून दान किया। मेरी उंगलियां थोड़ी कांपी। नर्स ने आगे कहा, आपकी सचमुच बहुत अच्छी पत्नी और बेटी है। उन्होंने न केवल आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरी मंजिल बुक की, बल्कि बारी बारी से पहरा भी दिया। 3 दिन और रात आपके बिस्तर के पास रहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरा दिल दर्द की एक लहर से धड़क उठा। वे किडनी दान करना और खून देना और मेरी निगरानी करना पसंद करेंगी, बजाय एक भी आई लव यू कहने के। लेकिन सौभाग्य से मुझे अब इस तरह के प्यार की जरूरत नहीं है। अस्पताल में कुछ दिनों के दौरान शेन चिंगली और शेन यू एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आधी रात में कमरे में चुपके से आता है। कभी ठंडी उंगलियां हल्के से मेरे चेहरे को छूती, कभी गर्म होंठ मेरे खिलाफ दबते, और एक बार तो मैंने किसी को मेरे कान में फुसफुसाते सुना, मेरे प्रिय, जल्दी ठीक हो जाओ। रात में मुझे लगा कि कोई फिर से पास आया है। गर्म सांसें मेरी गर्दन पर फैल गईं। कोमल होठों ने हल्के से मेरे कर्णपाली को छुआ। मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी। शेनचिंग का चेहरा मेरे ठीक बगल में था। हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में घबराहट चमक उठी। तुम क्या कर रही हो? मैंने ठंडे स्वर में पूछा। शेनचिंगली ठिठक गई। अगले ही सेकंड उसने अपना हाथ उठाया और मेरी गर्दन पर एक भारी प्रहार किया। मेरी दृष्टि काली पड़ गई। मैं एक बार फिर बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद शेन चिंगली आखिरकार आधिकारिक तौर पर शेन यू को मुझसे मिलने लाई। घाव कैसा है? शेन चिंगली बिस्तर के पैर के पास खड़ी थी। उसका स्वर उदासीन था, मानो किसी अजनबी से पूछ रही हो। मेरी नजर उसकी थोड़ी कांपती उंगलियों पर टिक गई। मैं अचानक मुस्कुराया। क्या तुम इन पिछले कुछ दिनों में यहां आई हो? शेन चिंगली की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। उसकी आवाज तीखी थी। नहीं, हम लू यानजी की देखभाल में व्यस्त रहे हैं। आज हम बस दवा लेने आए थे और रुककर देखने चले आए कि तुम कैसे हो। यह कहकर वह तुरंत जाने को मुड़ी। उसकी पीठ ऐसे अकड़ी हुई थी जैसे लकड़ी के तख्ते पर कीलों से ठोंक दी गई हो। शेन यू वहीं खड़ी रही। उसके छोटे हाथ ने उसकी मां की कमीज का किनारा कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें खरगोश की तरह लाल थीं। शेन चिंगली, शेन यू, मैंने अचानक उन्हें वापस बुलाया। मां और बेटी दोनों ने एक ही समय पर अपने सिर घुमाए। उनकी हरकतें पूरी तरह तालमेल में थीं, जैसे 1000 बार अभ्यास किया गया हो। मैंने उनके समान चेहरों को देखा। शेन चिंगली की तनी हुई जबड़े की रेखा, शेन यू की लालिमा लिए आंखें। मुझे अचानक अविश्वसनीय रूप से थका हुआ महसूस हुआ, जैसे मैंने हजारों मील की यात्रा की हो केवल यह पाने के लिए कि मंजिल अब वहां नहीं थी। मैंने अपने होंठ खोले। यह कहने का इरादा किया कि मैं जानता हूं वे हर रात चुपके से आती हैं, सुबह तक मेरे अस्पताल के बिस्तर की निगरानी करती हैं। कहना चाहता था कि मैं शेन चिंगली पर उसकी विशिष्ट ठंडी सुगंध सूंघ सकता हूं। कहना चाहता था कि मैं गलियारे के अंत में शेन यू की दबी हुई सिसकियां सुन सकता हूं। लेकिन अंत में मैंने बस थके हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। रहने दो, मैं थक गया हूं। इतना थका कि अब मुझमें इस हास्यास्पद तमाशे का पर्दाफाश करने की भी ताकत नहीं रही। अगर वे दर्द से प्यार साबित करना इतना पसंद करती हैं, तो उन्हें अपने दिल की इच्छा के अनुसार प्रदर्शन करने दो। वैसे भी मैं इस मंच को छोड़ने वाला हूं। मेरी छुट्टी का दिन मेरी दादी की पुण्यतिथि के साथ ही पड़ा। जैसे ही मैं अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकला, मैंने शेन चिंगली की कार सड़क के किनारे खड़ी देखी। कार की खिड़की नीचे लुढ़की। शेन यू ने अपना सिर बाहर निकाला। आज परदादी की पुण्यतिथि है। मां और मैं तुम्हारे साथ चलेंगी, ठीक है? मैंने कार का दरवाजा खोला, तभी पिछली सीट पर लू यानजी की आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखी। मेरी उंगलियां फूल के रैपिंग पेपर पर कस गईं।
मैं चुपचाप कार में बैठ गया। कब्रिस्तान में एक ठंडी हवा उदास रूप से बह रही थी। एक कर्मचारी ने आकर सम्मानपूर्वक कहा, श्रीमान जांगचेन, आपकी दादी की कब्र के लिए एक अतिरिक्त प्रबंधन शुल्क की आवश्यकता है। शेनचिंगली ने सीधे प्रक्रियाओं को संभालने के लिए अपना कार्ड निकाला। उसके और शेनयू के जाने के बाद लू यानजी का भाव तुरंत बदल गया। तुम्हारी दादी को मरे हुए कितने साल हो गए और तुम अभी भी श्रद्धांजलि देने आते हो? समय की कितनी बर्बादी है, उसने व्यंग्य किया। वह बूढ़ी चुड़ैल अभी क्यों नहीं मर जाती? क्या वह इतनी अच्छी जमीन पर लेटने लायक भी है? मैंने अचानक ऊपर देखा। मेरी आंखें खून से लाल हो गईं। फिर से कहो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? लू यानजी दुर्भावनापूर्ण ढंग से हंसा। यह सौभाग्य की बात है कि बूढ़ी चुड़ैल जल्दी मर गई, वरना अपने पोते को इतना दयनीय मोटी चमड़ी वाला, एक ऐसी औरत से चिपके रहने वाला जो उससे प्यार नहीं करती, देखकर वह शायद गुस्से से वापस जिंदा हो जाती। चटैक! एक तीखा थप्पड़ पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठा। लू यानजी लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके सिर का पिछला हिस्सा जोर से कब्र के पत्थर से टकराया। उसके संवारे हुए बालों से तुरंत ताजा खून टपकने लगा। दजांगचेन! शेनचिंगली और शेनयू शोर सुनकर दौड़ती हुई आईं। ठीक उसी समय इस दृश्य को देखने के लिए लू यानजी ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और दयनीय ढंग से चिल्लाने लगा, शेनचिंगली, श्रीमान जांगचेन मुझसे नाराज हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हर कोई मेरी देखभाल कर रहा है और मुझे यहां तक ले आया उनकी दादी को श्रद्धांजलि देने। वे इतने ईर्ष्यालु थे कि उन्होंने मुझे मारा। यह इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी जगह नहीं पता। यह स्वाभाविक ही है कि वे नाराज हैं। मां और बेटी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में गुप्त आनंद की एक झलक चमकी, लेकिन बहुत जल्दी शेनचिंगली का चेहरा काला पड़ गया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। जांगचेन, तुम फिर से क्या शरारत कर रहे हो? शेन यू का भी चेहरा सख्त था। उसका छोटा चेहरा उसकी मां की कार्बन कॉपी था। उसकी आवाज उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रही थी। पिताजी, आपने अंकल लू यानजी को चोट पहुंचाई है, इसलिए आपको सजा मिलनी चाहिए। यह कहते हुए शेनचिंगली ने अपना हाथ उठाया। अंगरक्षकों को आदेश दिया, मेरे लिए अस्थि कलश खोदो। मेरी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। मेरे पूरे शरीर का खून मानो एक पल में जम गया। शेनचिंगली, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। अंगरक्षकों की हरकतें आश्चर्यजनक रूप से तेज थीं। फावड़ों के जमीन खोदने की आवाज खामोश कब्रिस्तान में बेचैन कर देने वाली तरह से गूंज रही थी। मैं पागलों की तरह आगे बढ़ा, लेकिन मेरी कलायां अंगरक्षकों ने कसकर पकड़ ली। उसी पल अस्थि कलश को खोला गया। ठंडी हवा का एक झोंका चीखता हुआ गुजरा, धूसर सफेद चूर्ण को ऊपर उठाकर हवा में हर जगह बिखेर दिया। तुम क्या कर रहे हो? शेनचिंग का भाव अचानक बदल गया। उसकी आवाज में एक अभूतपूर्व घबराहट थी। तुम्हें राख बिखेरने की अनुमति किसने दी? अंगरक्षक अवाक रह गया। फावड़ा जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। क्या सीईओ का मतलब यह नहीं था कि वह हड्डियां पीसकर राख बिखेरना चाहती थी? समय मानो इस पल में जम गया। शेनचिंगली और शेनयू दोनों वहीं जड़ होकर खड़ी रह गईं। उनके दो समान चेहरों पर एक साथ वही सदमा और पछतावा दिखाई दिया। मैंने आसमान में उड़ती राख को देखा। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरी दादी की दयालुता हवा में गायब होती जा रही है। वह दादी जो मुझे अपने कंधों पर बिठाकर आड़ू तोड़ने ले जाती थी। वह दादी जो हमेशा मेरी रक्षा के लिए सबसे पहले आगे आती थी जब भी मेरे साथ गलत होता। वह दादी जो अपनी आखिरी सांस तक मेरी खुशी की चिंता करती रही। बस ऐसे ही वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच धूल के एक बादल में बदल गई। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ कुचल रहा हो। इतना दर्दनाक कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मेरे गले में एक धात्विक मिठास उभर आई। मुंह से खून की उल्टी हुई और मेरी दृष्टि काली पड़ गई। ठंडी कब्र के पत्थर के ठीक सामने ढह गया। अपनी बेहोशी में मुझे लगा जैसे मैं अनंत अंधेरे में तैर रहा हूं। मां और बेटी की किस्मत की आवाजें मेरे कानों में फुसफुसाईं। ऐसे लग रहा था जैसे वे दूर किसी जगह से गूंज रही हों। मां, क्या हमने मजाक को बहुत आगे बढ़ा दिया? शेनयू की आवाज सिसकियों से भरी थी। हमने पिताजी को इतना सुना कि उन्हें खून की उल्टी हो गई। इसके तुरंत बाद गर्म हाथों के एक जोड़े ने सावधानी से मेरा हाथ थाम लिया। शेनचिंग की आवाज हांफते हुए कांपी। जोंगचेन, मुझे माफ कर दो। कृपया जाग जाओ। मेरा इरादा नहीं था, राख बिखेरने का इरादा नहीं था। पिताजी, शेनयू ने सुड़कते हुए कहा। उसके छोटे हाथ ने हल्के से मेरे गाल को छुआ। हम बस तुम्हें ईर्ष्यालु बनाना चाहते थे। हम तुमसे प्यार करते हैं। मेरी आंखों के कोनों पर आंसू उभर आए, चुपचाप तकिए को भिगोते हुए। उन्हें मेरे दर्द की जरूरत थी यह साबित करने के लिए कि मुझे परवाह है। उन्हें मेरे आंसुओं की जरूरत थी मेरे प्यार की पुष्टि करने के लिए। हर चोट के पीछे जो उन्होंने दी, उनकी बीमार संतुष्टि छिपी थी। तो यह था उनका प्यार करने का तरीका। मुझे चोट पहुंचाना, रोने पर मजबूर करना, मर जाने की इच्छा करना, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मुझे परवाह है।
लेकिन इस तरह का प्यार मुझे नहीं चाहिए। जब मैं घर पर जागा, पूरा विला पूरी तरह खाली और शांत था। केवल नौकर नीचे काम कर रहे थे। मैंने समय देखने के लिए अपना फोन खोला। इसके बजाय स्क्रीन शैंचिंग और शेन यू द्वारा लू यानजी को उच्च स्तरीय रेस्तरां और लग्जरी डिजाइनर स्टोर्स पर ले जाने की खबरों से भरी हुई थी। हर तस्वीर में लू यानजी ने शेनचिंग की कमर में हाथ डाला हुआ था। शेन यू उसका हाथ पकड़े हुए थी। वे तीनों एक असली परिवार की तरह चमकदार मुस्कुरा रहे थे। मैंने उदासीनता से उन समाचारों को हटा दिया। मेरी नजर कैलेंडर पर टिक गई। एक तारीख को लाल स्याही से गोला किया गया था। तलाक की कूलिंग ऑन ऑफ अवधि में केवल 3 दिन बचे हैं। मैं आखिरकार आजाद होने वाला हूं। शेन कॉरपोरेशन की स्थापना की वर्षगांठ पर नाम मात्र के पति के रूप में मुझे उपस्थित होने के लिए मजबूर किया गया। भोज हॉल शानदार ढंग से सजाया गया था। टिमटिमाती रोशनी और मादक शराब हवा में भर गई। लू यानजी ने एक ऊंचे दर्जे का सिला हुआ सूट पहना था। उसकी बांह में बांह डाले शेन चिंगली स्नेहपूर्वक थी, पार्टी के असली मेजबान की तरह दिख रही थी। उसने सबकी चापलूसी को शालीनता से स्वीकार किया। सीईओ शेन वास्तव में श्रीमान लू यानजी के प्रति बहुत उदार हैं। सचमुच सचमुच, मैंने सुना है कि युवा सुश्री भी विशेष रूप से उन्हें पसंद करती हैं। मैं कोने में चुपचाप शराब पी रहा था, जैसे इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। पार्टी के बीच में मेजबान ने लकी ड्रॉ सेगमेंट की घोषणा की। पहला पुरस्कार था सीईओ शेन और युवा सुश्री से एक इच्छा मांगना। चाहे जो भी हो, वे जरूर मानेंगी। पूरा दर्शक उत्साह से गूंज उठा। हर कोई परिणाम की बुरी तरह प्रतीक्षा कर रहा था। श्रीमान लू यानजी को प्रथम पुरस्कार जीतने पर बधाई। लू यानजी ने आश्चर्य का नाटक किया, अपने मुंह को हाथ से ढंकते हुए। गरजदार तालियों के बीच मंच पर कदम रखते हुए उसने माइक्रोफोन लिया। उसने शर्मीली नजर से शेनचिंगली की ओर देखा। मेरी इच्छा है शेन्यू को मुझे पिताजी कहते हुए सुनना। माहौल तुरंत ठंडा पड़ गया। सबकी नजरें मुझ पर और लू यानजी पर टिक गईं, जांच से भरी हुई। शेन्यू मंच पर खड़ी थी। उसका छोटा चेहरा बेहद तनावपूर्ण था। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और बेचैनी का मिश्रण दिखाई दिया। लेकिन मेरा भावहीन चेहरा देखकर उसके मुंह के कोने थोड़े झुक गए। पिताजी? वह अचानक एक चमकदार मुस्कान में खिल गई। उसकी आवाज साफ गूंजी। फिर वह पंजों के बल खड़ी हुई और लू यानजी के गाल पर चूम लिया। भोज हॉल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। मेरी उंगलियों ने शराब के गिलास को सफेद होने तक कस लिया। उस पल मुझे वह क्षण याद आ गया जब शेन यू ने पहली बार मुझे पिताजी कहा था। उसने तब अभी अभी बोलना सीखा था। पिताजी की वह कोमल मासूम पुकार ने मुझे पूरी रात रुलाया था। उद्घाटन नृत्य का संगीत बजने लगा। शेन चिंगली सीधे लू यानजी के पास चली गई और उसका हाथ थाम लिया। चारों ओर फुसफुसाहट और गपशप फैल गई। सीईओ शेन उद्घाटन नृत्य के लिए फिर से श्रीमान जांग चेन को नहीं बुला रही हैं। ऐसा लगता है कि श्रीमान लू यानजी वाकई उनकी जगह लेने वाले हैं। देखो, यहां तक कि युवा सुश्री भी उन्हें पिताजी कहती हैं। मैं कोने में बैठा एक के बाद एक गिलास शराब गटक रहा था। शराब ने मेरे पेट को जला दिया, लेकिन यह इस ठंडे दिल को गर्म नहीं कर सकी। मुझे नहीं पता कितनी पी ली। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। मैंने देखा एक वेटर मेरी मदद करने आ रहा है। सर, आपने बहुत ज्यादा पी ली है। चलिए, मैं आपको ऊपर आराम करने ले चलता हूं। मुझे सबसे ऊपरी मंजिल के एक लग्जरी कमरे में ले जाया गया। मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। वेटर बहुत चौकस था। मेरे जूते उतारने में मदद की। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। जब दरवाजा फिर से धकेल कर खोला गया, मैं इतना नशे में था कि मेरा दिमाग पूरी तरह गड़बड़ था। लू यानजी ने प्रवेश किया। उसके चमड़े के जूते फर्श पर क्लिक कर रहे थे। वह मेरे ऊपर खड़ा हो गया, घमंड से नीचे देखते हुए। तुम्हारी बेटी ने मुझे पिताजी कहा, कैसा लग रहा है? मैंने फिर भी अपनी आंखें बंद रखीं। मेरी आवाज भारी थी। मुझे कुछ नहीं लगता। लू यानजी ने ताना मारा। तुम सचमुच बर्दाश्त करने में बहुत अच्छे हो। तुम्हारा दिल जरूर खून रो रहा होगा, है ना? वह नीचे झुका, मेरे कान में फुसफुसाते हुए। लेकिन चिंता मत करो, मेरी तुम्हारी बेटी पहले से है। जल्द ही मैं तुम्हें एक बच्चा भी दूंगा। मेरे दिल में अचानक एक काला पूर्वाभास उठा। मैंने नशा उतारने की पूरी कोशिश की। अगले सेकंड अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा एक अनजान औरत दरवाजा खोलकर अंदर आ रही है। लू यानजी तेजी से पीछे हटा और बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। वह औरत शोखी से हंसी और मेरे कपड़े फाड़ने पर आमादा हो गई। मैंने बुरी तरह से मुकाबला किया। उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। जब वह दर्द में थी, मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला। मैंने शेनचिंग का नंबर डायल किया। पुलिस को फोन करने का समय नहीं था। मैं केवल शेन चिंगली को ही कॉल कर सकता था, क्योंकि वह भी इसी होटल में थी। 1 बार, 2 बार। फोन फिर भी अनुत्तरित रहा। 10 बार, 20 बार, 28वीं कॉल तक। फिर भी केवल वे ठंडी घंटी की ध्वनियां। मैं पूरी तरह निराश हो गया। खुद को और अधिक थकता देख
मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। मेज पर रखे फूलदान को पकड़कर मैंने जोर से उस औरत के सिर पर दे मारा। जब वह कराहती हुई नीचे गिरी, मैं लड़खड़ाता हुआ खिड़की की ओर बढ़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं सीधे नीचे कूद गया। मैं नीचे घनी झाड़ियों में जा गिरा। मेरे घुटने और बाहें शाखाओं से छिल गईं। खून बहुत ज्यादा बह रहा था, लेकिन मुझे अब दर्द की परवाह नहीं थी। मैं उठकर भागा और सिर झुकाकर आगे बढ़ता रहा जब तक कोने तक नहीं पहुंच गया। एक परिचित आवाज ने मुझे अचानक रोक दिया। शेन्यू की आवाज गूंजी। मां, पिताजी ने इतनी बार फोन किया, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? शेन चिंगली ने फोन स्क्रीन को घूरा। उसकी आंखों ने एक स्पष्ट संघर्ष दिखाया, लेकिन अंत में उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं जवाब दूंगी तो उसे पता चल जाएगा कि हम उसकी बहुत परवाह करते हैं। शेन्यू ने सिर हिलाया। तुम सही हो मां, पिताजी का हमारे लिए प्यार अभी भी काफी नहीं है। उन्होंने केवल 28 बार फोन किया। उसने अपनी उंगलियों पर गिना और कहा, कम से कम उन्हें 99 बार फोन करना चाहिए, यह साबित करने के लिए कि वे सचमुच हमसे प्यार करते हैं। कोने के पीछे छिपा उनकी बातचीत सुनकर मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे इसे टुकड़ों में फाड़ा जा रहा है। तो वे अभी भी मेरे प्यार की परीक्षा ले रही थीं, लेकिन उनके लिए मेरे अंदर अब स्नेह का एक कण भी नहीं बचा था। मैं लंगड़ाता हुआ होटल से बाहर निकला। घर जाने के लिए एक टैक्सी पकड़ी। मैंने प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली और मोटे तौर पर अपने घावों का इलाज किया। फिर मैंने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। कल तलाक की कूलिंग ऑन ऑफ अवधि समाप्त हो रही है। आखिरकार मैं पूरी तरह से इस नरक से बच सकता हूं। आखिरी सूटकेस पैक करने के बाद जैसे ही मैं एक गिलास पानी डालने वाला था, टीवी पर एक आपातकालीन समाचार रिपोर्ट ने मुझ पर बिजली गिरने जैसा प्रहार किया। पियानो प्रतिभा लू यानजी अपनी मूल रचना डस्ट सॉन्ग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता में स्वर्ण पुरस्कार।